हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन विजुअल आईएएस। मैं जय सिंह यादव आप सभी का विजुअल आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह निबंध एसे का एनालिसिस है, जो इस सप्ताह यूपी पीएससी मेंस के एग्जाम चल रहे हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसे के टॉपिक में, एसे के पेपर में, हम उन पर डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन की नेचर क्या है और उसका एक्सटेंशन क्या हो सकता है। क्योंकि ऐसे जो है वह अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है। आपको कहीं एक जगह उसको पढ़ने को नहीं मिलेगा। आपको अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार, अपने जो आपने लर्निंग की है, जो आपने स्टडी की है, उसको एक्यूमुलेट करके आप उस ऐसे को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो ऐसे अटेम्प्ट करने के लिए मेन चीज आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस एंगल से, किस किस डायमेंशन से चीज़ों को सोचते हो। अगर आप में क्रिएटिव पॉइंट नहीं है तो अटेम्प्ट करने में आपको दिक्कतें आएंगी और मुश्किल भी हो सकता है कि आप पूरे इसी के पेपर को अटेम्प्ट ना कर पाओ। सो हम देखते हैं कि क्वेश्चन का नेचर क्या रहा, किस प्रकार के ऐसे पूछे गए हैं, जो कि संदर्भित है कि किस प्रकार के ऐसे पूछे जाते हैं। उसके टॉपिक, उसके सिलेबस फिक्स है, उसके बीच में क्या पूछा गया है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो एक बार मैं फिर जय सिंह आपका स्वागत करता हूं विजुअलाइज में। आइए देखते हैं पेपर के जो नेचर है। वो पेपर बहुत सिंपल फॉर्म में पूछा गया है, बट पेपर जो है वो सिंपल फॉर्म में पूछा गया है। बस उसका एक्सट्रैक्शन जो है वो बहुत आपको चीजों को सोच समझकर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पहला ऐसे है, चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, रोल ऑफ लिटरेचर इन कैरेक्टर बिल्डिंग। तो ये आपके चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका। तो इसमें लिटरेचर का संबंध आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में पूछा है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन ऐसे का टॉपिक बहुत ही शॉर्ट है। इसमें आपको डायमेंशन अपने आप से खोलने पड़ेंगे और उस डायमेंशन को आप तभी अटेंड कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज जो है वह एक्यूमुलेटिव वे में होगा। कुछ आपके जो ट्रेडिशनल पार्ट है वहां से नॉलेज, कुछ टॉपिक जो है करंट अफेयर के इशू हो सकते हैं, कुछ टॉपिक जो है मैगजीन से आपको मिलेंगे, कुछ न्यूज़पेपर से मिलेंगे। तो इन सब सब्जेक्ट, इन सब कंटेंट के साथ अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो देखने को मिलती है वह लिटरेचर का रोल कैरेक्टर बिल्डिंग में पूछा गया है। सो लिटरेचर में आप ट्रेडिशनल लिटरेचर को शामिल कर सकते हो। जिस तरह से हम देखें, ट्रेडिशनल लिटरेचर ट्रेडिशनल लिटरेचर को हम कैरेक्टर बिल्डिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। मेन चीज कि ट्रेडिशनल लिटरेचर में क्या आता है। इसमें आपका जो रीजनल लिटरेचर है उसको आप शामिल कर सकते हो। रीजनल में जैसे एक एग्जांपल दिया जाए तो थिरुवल्लुर का, थिरुवल्लुर जो तमिल के पोएट हैं, उनके साहित्य को आप संदर्भित कर सकते हो, उनकी मुख्य कंटेंट को आप लिख सकते हो। ट्रेडिशनल में जिस तरह का रोल हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहा उसको आप बता सकते हो, और स्टेप बाय स्टेप जो हमारे प्रोग्रेस रहे, जैसे आर्यभट्ट के जो सिद्धांत हैं, आर्यभट्ट की भूमिका जो थी साइंस को डेवलप करने में, उसके माध्यम से जो चीजें डेवलप हुई, जो वह युग का परिवर्तन हुआ, उसके बारे में हम अगर चाहें तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट मैं
चीज़ों को बताना चाहूँगा एक शॉर्ट पॉइंट में कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को एक अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है, उसके पॉइंट क्या-क्या हो सकते हैं। तो पॉइंट पे चर्चा करेंगे तो सारे हमारे जो एसेज हैं वो कंप्लीट हो पाएँगे। सो आपका जो इंट्रोडक्शन है वह बेसिकली आपके ट्रेडिशनल पार्ट से स्टार्ट होना चाहिए अगर आप लिख रहे हो। अगर आप जैसे हर बार पूछा जाता है, कुछ जो अभ्यर्थी होते हैं, कुछ एस्पिरेंट होते हैं, पूछते हैं सर कि एक अच्छा निबंध लिखा कैसे जाए? तो इसमें हर कोई कह देता है कि आप इसकी शुरुआत जो है वह कोटेशन से कीजिए, किसी कविता से कीजिए। तो आपने कभी सोचा है कि क्या यह कविता स्टार्टिंग में होनी चाहिए? आप शुरुआत की अपने जो एसेज का पॉइंट है, एसेज का टॉपिक है, उसकी शुरुआत जो है वह आप कोटेशन के साथ कर रहे हैं या फिर कोटेशन का जो यूज़ है वह बीच-बीच में करते जा रहे हैं? कहीं-कहीं पे देखिए ये डिपेंड करता है कि कोटेशन कहाँ पे आना चाहिए। कहीं-कहीं पे आपकी शुरुआत जो है अगर कोटेशन के साथ है, मोटिवेशनल पंक्ति के साथ है या फिर किसी अ, मोटिवेशनल शायरी के साथ है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट बीच-बीच में जहाँ पे आपको नीड पड़ती है तो आप कोटेशन का इस्तेमाल करते हुए उसको एक अच्छा विस्तृत रूप दे सकते हैं, उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो इससे आपका जो एसे है वह एक फ्लुएंसी में रहेगा। तो ऐसे लिखने के लिए जो सबसे बेसिक पॉइंट है कि आपकी जो फ्लुएंसी है, तारतम्यता है, वह बरकरार रहनी चाहिए। आप जब किसी एक टॉपिक से स्टार्ट करते हो और दूसरे पॉइंट पे जाते हो, तो उनके बीच-बीच का आपसी इंटरेक्शन है, आपसी कनेक्टिविटी है, वो ज़रूरी है। इसके साथ ही जब आप एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम्पल में भी आपसी कनेक्टिविटी ज़रूरी है। और कोशिश करेंगे आप कि अपने क्रिएटिविटी के अनुसार जो रिसेंट एग्जाम्पल है उसको पुट करें। इसका सबसे बेहतरीन फ़ायदा जो होता है कि आप रिसेंट जो न्यूज़ है, रिसेंट जो घटनाएँ हुई हैं, उससे वाकिफ़ हैं। ये इंप्रेशन जो पेपर चेकर होता है उससे उससे पड़ेगा। तो आपको औरों की अपेक्षा एक अच्छा मार्क मिलने की संभावना रहेगी। तो आप जितने रिसेंट एग्जाम्पल को पुट करेंगे, आपका आंसर जो है, आपका निबंध जो है उतना ही महत्वपूर्ण होता जाएगा। तो इस तरीके से हम लिटरेचर में कैरेक्टर बिल्डिंग में अब यहाँ पर जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वह आपके चरित्र को दर्शाने की बात कर रहा है। चरित्र किस रूप में? चरित्र आपका व्यवहार हो सकता है, चरित्र समाज में आपकी जो स्टेटस है वो हो सकता है, सोशल स्टेटस आपका जो है। चरित्र आपके नॉलेज को भी दिखाता है, तो आपका नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। चरित्र आपके जो प्रगति है, जो आपका व्यवहार प्रोग्रेशन है, उसको दर्शाता है। तो आप चरित्र को इस रूप में ले सकते हैं कि चरित्र कोई एक सीमित अवधारणा नहीं है। चरित्र आपका पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है, आपका कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ पर विविधता बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे विश्व की कई सारे कल्चर आपस में कंबाइन होके भारत देश हमारा निर्मित हुआ है। इसमें हम जब देखते हैं तो इसमें हमारे मुस्लिम भाई होते हैं उनके त्योहार, ईसाई भाई होते हैं उनके त्योहार, हमारा खुद का कल्चर, हमारे खुद के कल्चर में जो हमारे प्रांत बटे हुए हैं, हमारे राज्य बटे हुए हैं, उनका अपना डिफरेंट कल्चर। तो सभी का जो एक्यूमुलेशन है, सभी का जो व्यवहार है, सभी की जो फेस्टिवल्स हैं, उसमें हमारा रोल क्या होता है। तो हमारा समाज के साथ तारतम्यता क्या है, इसे हम जब तक अपने कैरेक्टर में नहीं ढालेंगे, हम एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकते, एक अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये हमारे सोशल स्टेटस में समाहित है कि लोगों के साथ हमारा उठना-बैठना कैसा है, वहाँ पे हमारा स्टेटस क्या है। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका ज्ञान का दायरा कितना है। ज्ञान से तात्पर्य किताबी नॉलेज से नहीं है। ज्ञान से तात्पर्य ये है कि आप सोशल कितने ज़्यादा एक्टिव हैं। आप सोसाइटी में अपना आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? आपका नॉलेज अगर किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में है, तो उस नॉलेज का आउटपुट क्या है सोसाइटी में? ये सारी चीज़ें जो हैं,
आपको कैरेक्टर बिल्डिंग में आपके आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसके अलावा हम देखें तो प्रोग्रेशन के रूप में आपका लोगों के साथ जो व्यवहार है, फिर लोगों का आपके साथ जो अटैचमेंट है, क्योंकि वर्तमान समय जो है वह साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। यहाँ पे इंटरकनेक्टिविटी बहुत तेजी से मोबिलाइज हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। सो आपके जो फॉलोअर हैं, आपके जो बाई फेस आपको फॉलो करते हैं, बाई एक्टिविटी आपको फॉलो करते हैं, वो भी एक चरित्र को देखते हैं। अगर आपका चरित्र उनके सांचे में फिट नहीं बैठता, तो आप उनके उस फॉलोअर लिस्ट से, फॉलोइंग लिस्ट से बाहर हो जाते हो, वो आपको अनफॉलो कर देते हैं। तो ये भी एक चरित्र निर्माण का दायरा है जो सोशल मीडिया तय करता है कि आपका थिंकिंग क्या है, आपका पॉलिटिकल व्यू क्या है, आप कितने न्यूट्रल हो, या फिर आप जो है सोसाइटी में क्या स्टेटस रखते हो, हैसियत क्या है आपकी। ये सारी चीजें जो है आपके चरित्र निर्माण में योगदान देती हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो है वह आपके साहित्य से पूछा गया है, तो साहित्य की शुरुआत आप स्टार्टिंग से ट्रेडिशनल पार्ट से कर सकते हो, फिर जो प्रमुख घटनाएं हुई उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये सारी चीजें आप इसको प्रोग्रेस करते हुए बता सकते हो। कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोटेशन का अब इस टॉपिक में कोटेशन कैसे यूज कर सकते हो, तो आप किसी बुक का रेफरेंस ले सकते हो जो फेमस बुक हो उसका आप रेफरेंस ले सकते हो। इसके अलावा आप करंट में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको आप रेफरेंस बनाते हुए पुराने दौर के जो घटनाएं हैं उसको एक्यूमुलेट किया गया है, उसको समाहित किया गया है, तो आप उसको भी अपने एक कंटेंट के रूप में यूज कर सकते हो। सो सबसे बड़ी जो चीज होती है आपका जो इंट्रोडक्शन होता है ऐसे में, आपका इंट्रो, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बैकग्राउंड में आप जो है 4 से 5 लाइन में एक अच्छा बैकग्राउंड लिखकर ऐसे की जो मेन पॉइंट है उसको स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा हम देखें तो मेन बॉडी पार्ट में आप अगर चीजों को फ्लो चार्ट में बनाना चाहते हैं, फ्लो चार्ट के इस्तेमाल से अगर आप बता पाए चीजों को, क्योंकि फ्लो चार्ट की सबसे बड़ी ब्यूटी ये होती है, फ्लो चार्ट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप जो है फ्लो चार्ट में कम शब्दों में चित्र के माध्यम से अपने सारे पॉइंट को कवर करते हो। तो आप अगर यहाँ पे फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हो तो वो चीजें आपकी कवर होती जाएंगी और आपको ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी क्या है यह एग्जामिनर चित्र को पता चलेंगी, तो आप औरों से अलग होकर अपना आंसर लिख सकते हो। सो ये हमारा पहला पॉइंट था, पहला ऐसे था जिसमें पूछा गया था। सेक्शन ए में दूसरा जो ऐसे है वह है महानगरों में वृद्धों की समस्या। आप ये देखेंगे कि जो भी ऐसे पूछे गए हैं वो जस्ट वन लाइनर है, वन लाइनर से भी कम है, हम यूं कह सकते हैं। तो दायरा आपको विकसित करना है कि आपको कहाँ तक लेके जाना है, क्योंकि निबंध किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं है। निबंध जो होता है आपके डायमेंशन को, आपके खुद के जो क्रिएटिविटी है उसको ओपन करने का, उसका दायरा विस्तृत करने का सब्जेक्ट है। तो महानगरों में वृद्धों की समस्याएं, ये टॉपिक जो है आपके मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं उसका संबंध बता रहा है कि ओल्ड पीपल जो हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम जो है, समस्याओं को आप एक संकुचित रूप में नहीं देख सकते। समस्याएं जो है विस्तृत होती हैं और खास करके एक एज के जो एज ग्रुप के लोग होते हैं उनके लिए समस्याएं यहाँ पे फोकस करने की बात की गई है। तो आप अपने शुरुआत जो है अगर यहाँ पे कोटेशन के साथ शुरू करते हो तो ये बहुत अच्छा एक एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा कि आप चीज़ों को जो शुरुआत इनिशियल पॉइंट है वो आपके अंदर है। तो आप उस अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम डील करें तो आपकी जो शुरुआत है वो मेरे अकॉर्डिंग आपका जो पॉइंट है वह कोटेशन से स्टार्ट होना चाहिए। कोटेशन में आप किसी लिटरेचर के पॉइंट को, किसी ऐसे पॉइंट को कवर कर सकते हो जो काफी इंटरेस्टिंग हो। शायरी भी हो सकती है वह, और शायरी इन द सेंस की शायरी इस रूप में नहीं आप लिख सकते। शायरी जो है आपके पॉइंट से रिलेटेड होना चाहिए।
इसका एक दूसरा पक्ष देखें तो चूंकि ओल्ड पीपल जो है वह मार्जिनलाइज सेक्शन में आते हैं, उनके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, उनका जो फिजिकल मूवमेंट होता है वह लिमिटेड होता है, हेल्थ तक उनकी एक्सेस नहीं हो पाती। आप इन सब डायमेंशन को कवर कीजिए। आप अगर इन सब डायमेंशन को कवर करते हैं और चीजों को एक्सप्लेन करके लिखने की कोशिश करते हैं तो आपका निबंध काफी अच्छा हो सकता है। तो इस तरह की समस्याएं हैं। दूसरा एक चीज हम जो फेस करने को देखने को मिलती है, आप करंट में देखें तो कई सारे स्टेट ऐसे हैं जो ओल्ड एज पीपल हैं उनके लिए संरक्षण की मांग करते हैं। जो पेरेंट के लिए नियम बनाए जाते हैं तो वो पेरेंट की देखभाल के लिए नियम बनाते हैं कि अगर उनका कोई बेटा है, कोई पुत्र है, कोई पुत्री है तो एक सर्टेन एज के बाद उसकी पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी होती है वह उन बेटों की हो जाती है। अगर आप इस सब चीज़ों का भरण पोषण करने में असमर्थ होते हैं तो सरकार जो है आपका सोशल स्टेटस छीन सकती है। आप सरकारी नौकरी में है तो आपको उससे बेदखल कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए रिसेंट एग्जाम्पल को पुट करते हुए एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इस तरह के जो कानून बनाए हैं हाल ही में असम सरकार ने बनाए हैं कि अगर एक माता पिता की उम्र 60 साल के ऊपर हो जाती है तो उनके भरण पोषण की जो जिम्मेदारी होती है वह पुत्र की होती है। तो ये सारी चीजें आप मेंशन करते हुए अपने निबंध को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हेल्थ समस्या में देखें तो हेल्थ समस्या में हॉस्पिटल तक उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती है। मेडिकल में जो मेडिसिन होते हैं उनके कॉस्ट ज़्यादा होते हैं तो वहाँ तक उनकी वहन नहीं हो पाती है। साथ में अगर हम देखें तो जो हाउस होल्डिंग जहाँ वो रहते हैं वह महंगाई होता है, वहाँ महंगाई होता है तो शहरों में रह पाना उनके लिए आसान नहीं होता बिना किसी के डिपेंडेबिलिटी के। सो ओल्ड एज पर्सन के लिए ये समस्याएं आए दिन देखने को मिलती हैं। एक तो हमारे यहाँ जो अनाथालय का कंसेप्ट है या वृद्धा आश्रम का जो कंसेप्ट है वह बहुत ही सोचनीय है। अगर हम देखें तो भारतीय संस्कृति में यह चीज़ दिखाई नहीं जाती है। हमारे यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वह काफ़ी सम्मानित होते हैं, उनको पूजनीय माना जाता है। तो वृद्धाश्रम की जो वर्तमान स्थिति है उसे अगर हम देखें तो कई सारे सरकारी डिटेल, कई सारी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में इसकी स्थिति दयनीय होती जा रही है, जिस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है। इसी तरह की समस्याओं में आप उनका सोशल डिस्ट्रक्शन लिख सकते हैं कि एक ओल्ड एज पर्सन के साथ कोई कम्युनिकेट नहीं करना चाहता। सो वो समाज से अपने आप को अलगाव महसूस करते हैं। यह अलगाव की भावना उन्हें कहीं न कहीं बीमार करती है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर करती है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हुए हम इनकी समस्याओं को उभार सकते हैं और साथ में इनके लिए सॉल्यूशन क्या-क्या हो सकता है, इस पे भी एक चर्चा करना चाहिए हमें। जिस तरह की समस्याओं वो फेस कर रहे हैं, उस समस्याओं के साथ अगर सॉल्यूशन आप लिख सकते हो कि उनके पास हेल्थ की एक्सेसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। जहाँ वो रह रहे हैं, ओल्ड एज पर्सन को मोबिलिटी मूवमेंट करने में दिक्कत होती है तो हैंड रेल व्यवस्था, स्ट्रेचर की व्यवस्था, लिफ्ट की व्यवस्था, अगर ये सब सारी चीज़ें उन्हें मिल पा रही है, सोशल कम्युनिटी उनका होना चाहिए, सोशल क्लब होना चाहिए, जिससे वो लोगों के साथ एक आपसी जुड़ाव की भावना महसूस कर सके। ये सारी चीज़ें कवर करते हुए जब आप कंक्लूजन पर आओगे, तो कंक्लूजन में आप जो समस्याएँ थी और जो उसका आपने निवारण दिया, ये सारी चीज़ें जो एक्यूमुलेट करके लिखोगे, तो आपका जो निबंध है वह काफ़ी वाक़ई में अच्छा होगा। तो एज़ यूजुअल जैसे मैं चर्चा कर रहा हूँ कि हम पॉइंट के बेस पे चीज़ों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा सेकंड एसे था सेक्शन ए का। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए जी20 के नेतृत्व के निहितार्थ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीते महीने जी20 की अध्यक्षता भारत कर रहा था और भारत में पिछले 27 साल के इतिहास में भारत जो है पहली बार जी20 का अध्यक्ष बना और उसकी अध्यक्षता कर रहा था। तो ये हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है और उसी से संबंधित यूपीपीएससी ने मेंस का जो ऐसे टॉपिक है वो निकाल दिया और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया। तो इसमें भारत का जो भूमिका है जी20 में, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है
और बीते कुछ दशक में भारत ने अपनी स्थिति वैश्विक तौर पे मजबूत की है। तो इन सारे पॉइंट को हम कवर करते हुए क्या-क्या नए पॉइंट किस-किस चीज़ पे डिस्कशन हुए, ये सारी चीज़ें अगर आप कवर करते हो इस टॉपिक में, तो आप एक अच्छा एसे लिख सकते हो। इसमें क्रिएटिविटी आपकी ये हो सकती है कि आप इसमें जो कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ के साथ हमारे बायलैटरल डिस्कशन क्या है, बायलैटरल ट्रीटीज़ क्या है, अगर उसको आप मेंशन कर पाओ और जो कॉमन प्रॉब्लम है वर्ल्ड की, उसको सॉल्यूशन देने के लिए चर्चा तो की गई, लेकिन जो बायलैटरल अगर डिस्प्यूट है, बायलैटरल जो ट्रीटीज़ है, उस पे आप 2-2 लाइन लिखकर अपने एग्ज़ाम्पल के साथ ऐसे लिखते हैं, तो आपके जो सॉल्यूशन है, वह काफ़ी बेस्ट होंगे। आपका एक निबंध ही प्रॉपर वे में जा सकेगा। जैसे हम चर्चा करते हैं कि क्या-क्या पॉइंट हो सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो आपके क्लाइमेट चेंज को लेकर है। अब क्लाइमेट चेंज के जितने भी इश्यूज़ हैं, आपके वाटर पॉल्यूशन को लेकर, आपके एयर पॉल्यूशन को लेकर, आपके लैंड डिग्रेडेशन को लेकर, ये सारी पॉइंट को आप कवर करते हुए अपने आंसर को फॉर्मेट दे सकते हो, स्ट्रक्चर दे सकते हो। इसके अलावा चूंकि यह युग तकनीकी युग है, जो साइबर सिक्योरिटी के जो इशू हैं, आप उनको कवर कर सकते हो। इसके साथ जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद का जो मुद्दा है, वह भी काफी संकट से भरा हुआ है, क्योंकि कई सारे देशों में जो आतंकवाद है इस रूप में पनप रहा है कि पूरा का पूरा देश कोलैप्स हो जा रहा है। तो आतंकवाद की जो समस्याएं हैं, आतंकवाद का जो एक कारण है, उस पर चर्चा करते हुए उसके सोल्यूशन की बात की गई है। तो ये सारे पॉइंट हैं जिस पे डिस्कशन किया गया। इसके अलावा ग्लोबल ऑर्डर किस रूप में विकसित होगा, जैसे भारत का जो ग्लोबल ऑर्डर है, वह अभी यूनिपोलर है। भारत अपने आप को वैश्विक देशों के साथ compete करना चाहता है, तो मल्टीपोलर जो वर्ल्ड की संकल्पना है, वह भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। तो भारत की स्थिति वर्तमान में क्या है, आने वाले समय में क्या होगी, अगर आप इसके बीच डिफ्रेंशिएशन करके अपने आंसर को प्रेजेंट कर पाओ, तो आपका जो इसे का पॉइंट है, वह काफी कंक्रीट हो सकता है। इन पॉइंट के अलावा आप जो है हेल्थ में हेल्थ के डेवलपमेंट को लेके क्या बातें की गई, साथ में रसिया और पोलैंड के बीच में जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, उस पे वर्ल्ड क्या कहता है, ये सारी चीजें जो हैं, वह एक्यूमुलेटिव वे में सोचने की जरूरत है। इन समस्याओं के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा। जब आप समस्या कहीं लिखते हैं, तो उसका सॉल्यूशन देना, वो आपके क्रिएटिविटी का पार्ट होता है। अगर सॉल्यूशन पूछा हो ना पूछा हो, वैसे भी ऐसे जो होता है सारा ऐसे का जो गेम है, वो आपकी क्रिएटिविटी पर है। अगर आप चीज़ों को नए तरीके से सोच पाते हैं, विभिन्न डायमेंशन से देख पाते हैं, आप उस दायरे को विस्तृत कर पाते हैं, तो आप ऐसे के पॉइंट को कंक्लूड कर सकते हैं, अच्छा उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी पॉइंट हैं जिस पे चर्चा की गई। भारत चूंकि निर्णायक की भूमिका में था, भारत अध्यक्षता कर रहा था, इसलिए भारत का संबंध विश्व के साथ आपको दिखाना बहुत जरूरी है। भारत का संबंध अगर आप अपने पड़ोसी देशों के साथ दिखा रहे हैं, साथ में वैश्विक देशों के साथ दिखा रहे हैं, तो कंपैरिजन अच्छा हो पाएगा और भारत की स्थिति मजबूत होकर उभरी है, आप इसको जस्टिफाई कर पाएंगे। तो ये सारी पॉइंट थी जिसमें G20 में आपको दिखाना है। और अंत में जब आप अपने एसे को कंक्लूड करेंगे, तो उसमें भारत की भूमिका क्या रही और आने वाले समय में भारत किस प्रकार से एक वैश्विक शक्ति बन के उभर रहा है और इसकी भूमिका क्या हो सकती है, उसको आप अपने इसे में पॉइंट आउट करेंगे। इसके अलावा हाल ही में जितने भी बैठकें हुई हैं, जिसमें भारत अध्यक्षता कर रहा है या भारत को मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया है, तो आप उसे उस पॉइंट में इकट्ठा करके उस एग्जाम्पल को मेंशन करते हैं, तो आपका आंसर अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके से हमने सेक्शन ए का जो टॉपिक था उसको कवर किया। आइए देखते हैं सेक्शन
सेक्शन बी में देखते हैं कि कैसे इसे पूछे गए थे। सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछा गया अंतरिक्ष विज्ञान और भारत। अभी पिछले महीने ही भारत ने चंद्रयान मिशन 2 जो है चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग की साउथ पोल पर। तो ये क्वेश्चन आना लाजमी था, ये हिट एंड हॉट टॉपिक था जिस पर क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस ने पूछा है। तो आपका ऐसे में भारत की भूमिका विज्ञान के रूप में किस प्रकार से उभरी है, आप एक बैकग्राउंड लेते हुए भारत में विज्ञान का जो डेवलपमेंट हुआ है उसको आधार बनाते हुए अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मेनली जो है मुख्यतः चंद्रयान मिशन की जो सफलता है उससे कोरिलेट करके पूछा गया है। तो आपको चंद्रयान की जो भूमिका, चंद्रयान 2 की जो भूमिका है, चंद्रयान 2 की जो भूमिका है उस पे ज्यादा पॉइंट आउट करना है। साथ ही आप भारत की जो इतिहास रहा है विज्ञान के डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, उसको प्रेजेंट करते हुए मंगलयान और चंद्रयान 2 तक आना है। चंद्रयान 2 के लॉन्च करने के फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, लॉन्ग टर्म में भारत की जो भूमिका है किस प्रकार से वैश्विक रूप में बढ़ी है, आप इसको मेंशन करते हुए अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो स्पेस साइंस एंड इंडिया, इसमें आपका हिस्ट्री जो है, हिस्टोरिकल जो व्यू है आपका इसरो से स्टार्ट होगा, या फिर आप स्टार्टिंग जो है वह भारत के आज़ादी के बाद जो भारत की स्थिति थी उससे शुरुआत करके आप इसरो तक आइए। इसरो की स्थापना के बाद जो शुरुआत में जो स्पेस लॉन्च किए गए थे, जो आपके सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे स्पेस में, उसको मेंशन करते हुए आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी क्वेश्चन में बनी रहेगी और आपकी क्रिएटिविटी भी यहाँ दिखेगी कि आप चीज़ों को एनालाइज तरीके से और एक व्यवस्थित तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो इससे इम्प्रेशन आपका काफ़ी अच्छा होगा पेपर इवेल्यूटर के बीच में और आपको मैक्सिमम मार्क मिलने की संभावना रहेगी। सो आप स्वतंत्रता के बाद से भारत की जो स्थिति है विज्ञान के क्षेत्र में उससे स्टार्ट करेंगे। इसरो की स्थापना, आपके डीआरडीओ की स्थापना, और फिर अदर क्षेत्रों में जो साइंस के इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए उस पर हम अपने जो पक्ष हैं उसको रख सकते हैं, उसको अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दिखा सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पूछने का मुख्य रीजन चंद्रयान 2 है, तो फिर आप जो है पीएसएलवी, जीएसएलवी, इसके साथ मंगलयान, फिर चंद्रयान, चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2, इन दोनों मिशन को पॉइंट आउट करते हुए अपने आंसर को आप लगातार कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको स्पेस में भारत की जो भूमिका है वह बढ़ी है, तो भारत को लाभ क्या होने वाले हैं, भारत किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है और भारत की स्थिति किस प्रकार से बड़ी होगी, यह चीज आपको मेंशन करना जरूरी है। और साथ में ये जो मिशन है, अगर आप मिशन को थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं तो आपका आंसर कंक्लूड हो जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पर और मेंशन किया जा सकता है कि चूंकि इंडिया इसमें कोर सेंटर है, इंडिया की संभावनाएं पूछा है और इंडिया का अंतरिक्ष विज्ञान में क्या भूमिका है, किस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है, तो आप विश्व के भारत के कुछ ऐसे मिशन जिसमें भारत ने अपनी भूमिका स्थापित की है और विश्व के अन्य देशों की भूमिका क्या है वहां पे, आप उनसे कंपेयर करके अपना एक कंक्लूड आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए, अगर फ्लो चार्ट की बात की जाए तो फ्लो चार्ट यहाँ पर आपको
काफ़ी ज़्यादा सहायता दे सकते हैं, एक सीक्वेंस दर्शाने के लिए, एक क्रम दर्शाने के लिए। तो आप कम शब्दों में अपनी बातें कह पाएँगे। इस प्रकार से आप जो है ये टॉपिक कवर करेंगे। बीच में कहीं अगर कोई कोटेशन हो तो जो फेमस भारतीय वैज्ञानिक हैं उनके कोट्स को आप यहाँ पर कोटेशन दे सकते हैं और आपका आंसर जो है वह काफ़ी अच्छा होगा, सुव्यवस्थित होगा। इसमें अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में आप इतिहास से शुरुआत किए थे, तो भारत ने हाल ही में जो अचीवमेंट किए हैं, जैसे अभी 2 से 3 साल पहले भारत ने एक साथ अंतरिक्ष में 104 सैटेलाइट को साथ में भेजा था और यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और साथ में भारतीयों के लिए गर्व की बात थी कि एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष यान में भेजा गया था जिसमें कुछ दूसरे देशों के थे। तो यह सारी उपलब्धि अगर आप बनाकर कंक्लूड करके लिखेंगे तो आपका जो एक आंसर होगा, आपका जो एसे होगा वह काफी प्रभावित करेगा। सेक्शन बी में नेक्स्ट पॉइंट जो पूछा गया था, नेक्स्ट ए से कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं। कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं। तो सबसे पहले एम एस स्वामीनाथन जी को श्रद्धांजलि। कल उनकी वह हमारे बीच नहीं रहे, तो हरित क्रांति के जनक मिस्टर एम एस स्वामीनाथन सर को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हमें खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया और उनके लिए दिल से श्रद्धांजलि। तो कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाओं में आपकी शुरुआत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ रहेगी। भारत की स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति थी और किस प्रकार से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तो हम किस प्रकार से आत्मनिर्भर हुए, ये आपका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड रहेगा उसको आप स्टार्ट करते हुए आंसर की शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद न्यू पॉसिबिलिटीज में आपका जो मेन कंटेंट पार्ट होगा उसमें आप जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में आप उसको मेंशन कर सकते हो। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यही है कि लैंड का साइज अगर बड़ा है तो आधुनिक मशीनीकरण के द्वारा भी प्रोडक्शन जो है बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न तरीके के जो फर्टिलाइजर्स हैं और नई कृषि गतिविधियां जो हैं वह किस प्रकार से हैं उसको हम देख सकते हैं। जैसे वर्टिकल फार्मिंग एक कंसेप्ट आता है। वर्टिकल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग को आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा एसआरआई सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन सिस्टम, यह एग्रीकल्चर में एक नई विधि है जिसमें पानी की जो आवश्यकता है बिना कम पानी के प्रयोग से ही चावल की एक अच्छी चावल को जो है अच्छे रूप से प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से क्या क्या प्रोडक्शन हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कर सकते हैं उस पर हमें चर्चा करना है। तो आपको थोड़ा क्रिएटिव यहाँ पे होना पड़ेगा और सरकार की जो नई पॉलिसी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी है, उसको भी आप आधार बना सकते हैं। इसके अलावा हाल फिलहाल में जो नई कृषि गतिविधियां अपनाई जा रही हैं, जिस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जा रहा है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, वह भी एग्रीकल्चर सेक्टर में नई संभावनाओं को तलाशता है जिसमें पेस्टिसाइड जो कीटनाशक होते हैं उससे कम इस्तेमाल करके, उसका ना के बराबर इस्तेमाल करके और ऑर्गेनिक तरीके से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाता है। अवेयरनेस का काम इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत में कई ऐसी सारी जनजातियां हैं, कई ऐसे सारे क्षेत्र हैं जो अभी भी ट्रेडिशनल पैटर्न को एग्रीकल्चर में फॉलो कर रहे हैं, जो कि भारत में अगर नई पॉसिबिलिटीज तलाशी जा रही हैं तो यह इसमें एक मुख्य बाधक का काम कर सकता है, काम करता है।
इसके अलावा हम अगर आगे बात करते हैं तो और जो पॉइंट इसमें एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं वह आधुनिक जो कृषि उपकरण हैं, आधुनिक कृषि उपकरण, उनको आप मेंशन कर सकते हो। सरकार की पॉलिसीज को, जो जैसे हमने बात की, सरकार की पॉलिसीज को आप बता सकते हो। और चैलेंजेस क्या क्या हैं, चैलेंजेस को मेंशन करते हुए उसका सोल्यूशन आप यहाँ पर बता सकते हो। तो कृषि क्षेत्र में संभावनाएं जो है वह आपका संभावनाओं का पार्ट काफी विस्तृत रहेगा। चैलेंज और जो सोल्यूशंस हैं उस पर आपको चर्चा करनी है, उसको पॉइंट बनाना है, लेकिन उसका उसका जो स्पेस रहेगा वो कम रहेगा। सारी चीजें आपकी जो कवर होंगी वह संभावनाओं पर चर्चित होंगी, चर्चा का विषय होंगी। इसमें जब आप अपने निबंध को कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूजन पार्ट में आप जो नए प्रयोग किए जा रहे हैं कृषि के क्षेत्र में और जिसके माध्यम से कृषि की जो उपलब्धता है, जो प्रोडक्शन है, वह काफी बढ़ी है। भारत सब्जियों के उत्पादन के मामले में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। इसके अलावा आलू का जो सेक्टर है, भारत उसमें काफी बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। गन्ने की प्रोडक्शन में भी भारत की भूमिका काफी उभर कर सामने आई है। इस तरीके से हम जो जिन चीजों में भारत की जो रैंकिंग है 1, 2, 3, 4 या टॉप 5 में है, उसको आप मेंशन करके अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। सेक्शन बी में नेक्स्ट ऐसे है भूमंडलीकरण एंड कुटीर उद्योग। चूंकि ग्लोबलाइजेशन जो है वह भारत के इकोनॉमी में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और भारत को एक मार्केट के साथ साथ एक एक्सपोजर दिया कि भारत अपने प्रोडक्शन को वैश्विक देशों में भी उपलब्ध करा सके। विश्व एक मार्केट बन गया भारत में ग्लोबलाइजेशन के बाद, वैश्वीकरण के बाद। तो उसकी भूमिका क्या है, भूमंडलीकरण के बाद जो भारत के कुटीर उद्योग हैं, जो छोटे स्केल पे जो जैसे एमएसएमई जो है, उसकी भूमिका किस रूप में बढ़ी है, जो कुटीर उद्योग है किस रूप में विकसित हुए हैं, हमें इस पे पॉइंट आउट करना है। सरकार की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई के लिए क्या क्या क्राइटेरिया तय किए गए हैं, इसको अगर आप डिफाइन कर सकते हैं तो आप इसको अपने आंसर में यूज कीजिए। इससे आपका आंसर जो है, आपका निबंध काफी कंक्रीट होगा। इसके अलावा कुटीर उद्योग में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उसको अगर आप मेंशन करके एक्सपांड करेंगे तो आपका जो आंसर है वह बेटर हो सकता है। इसमें कोटेशन जैसी बात कोई ऐसी है नहीं, लेकिन फिर भी भूमंडलीकरण के कोटेशन को अगर आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि देखें तो इसका क्वेश्चन पूछने का एक तुक ये भी बनता है कि हाल ही में भारत ने जो पिछले 1 सालों में चेंजेस किए हैं कुटीर उद्योग को लेकर, उसके परिभाषाओं को लेकर, मानकों को लेकर, उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको एक ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से सेक्शन बी के 3 जो ऐसे हैं उस पर हमने चर्चा की। इसके अलावा सेक्शन सी जो है वह ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ जो वैश्विक संबंध होते हैं कुछ देशों के, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का पूरे विश्व पर प्रभाव। हमने देखा कि किस प्रकार से श्रीलंका की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई और वहां के सरकार जो है वह अपने नागरिकों को एक दयनीय स्थिति में छोड़कर सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से श्रीलंका का जो इम्पैक्ट है उस ग्लोबलाइजेशन, ये श्रीलंका का जो संकट है वह किस प्रकार से वैश्विक असर डालता है और क्या चीजें पड़ती हैं और साथ में भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस पे आपको एक ओवरव्यू तैयार करना है। ऐसे का मेन कंक्लूड पॉइंट ये है कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, वैश्विक अर्थव्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित हुई। क्योंकि कोई देश जब आर्थिक संकट से घिरता है तो वहां पर गृह युद्ध की स्थिति भी बनी रहती है।
तो सबसे बड़ी समस्या श्रीलंका का इंटरनल प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देंगे। साथ में जब विश्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गए, इनका हस्तक्षेप और इनकी जो सहायता राशि है वह भी एक प्रकार से कई सारे रेगुलेशंस के बाद प्रोवाइड की जाती है, जिससे वह देश एक आर्थिक सहायता प्राप्त करता है और अपने संकट को दूर करने की कोशिश करता है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में आपसी इंटरकनेक्शन विश्व का बढ़ा है और विश्व जो है वह एक गांव में सिमट गया है। तो एक देश पर प्रभाव वह पूरे विश्व पर प्रभाव होता है, यह एक संकल्पना उभर कर आई है। और छोटे देशों के साथ साथ बड़े देश जब प्रभावित होते हैं तो उसका असर जो है वह वैश्विक रूप से होता है। वही हाल यहाँ पर श्रीलंका का भी है कि श्रीलंका जब एक, चूंकि इसकी लोकेशन अगर देखा जाए तो ये भारत अगर है तो यहाँ पर श्रीलंका की स्थिति बनती है। तो श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, यहाँ पर भारत के काफी नजदीक है। तो हिंद महासागर में जो इसकी भूमिका है हम उस पर थोड़ा बहुत चर्चा कर सकते हैं। पैसिफिक रीजन से यहाँ पर आने के लिए श्रीलंका से होकर जो रास्ते गुजरते हैं उस पर हम चर्चा कर सकते हैं और यहाँ पर श्रीलंका की इंपॉर्टेंस को बता सकते हैं। सो विश्व जब सहयोग करता है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जब सहयोग करते हैं तो अपने साथ कई सारी शर्तें लाते हैं। तो एक प्रभाव तो जो सबसे बड़ा पड़ा विश्व का कि ग्लोबल ऑर्डर में जो आर्थिक सक्षमता थी वह कमजोर होकर उभरी। श्रीलंका चूंकि अपने इंटरनल क्राइसिस से काफी पहले से गुजर रहा था, तो बेल आउट पैकेज जारी किया गया श्रीलंका के लिए ताकि उसकी जो आर्थिक स्थिति है वह सुधर पाए। इसके लिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो रेगुलेशन बनाए उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। साथ में अगर आप भारत को सेंटर में रखते हैं और श्रीलंका के साथ कंपैरिजन करते हैं, श्रीलंका की इकोनॉमिक समस्या का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भारत के जो एक्सपोर्ट कमोडिटीज थे, भारत के एक्सपोर्ट कमोडिटीज वह प्रभावित हुए। भारत का ट्रेड जो है वह श्रीलंका के साथ कम हो गया क्योंकि उनकी डिमांड जो थी वह फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो भारत की वस्तुओं का जो निर्यात है वह कम हो गया। और चूंकि श्रीलंका चाय, मसालों और अन्य जो एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्ट होते हैं उसका निर्यातक देश है, तो भारत के लिए इसकी भूमिका इसमें कम नहीं हुई, लेकिन ये है कि इसका जो एक्सपोर्ट है, भारत जो एक्सपोर्ट श्रीलंका को करता था वो कम हो गया। और वैश्विक डिमांड जो श्रीलंका से होती थी, श्रीलंका चाय और मसालों का एक्सपोर्ट करता था, तो यहाँ पे समस्या उत्पन्न हुई जिससे विश्व में इसके प्रोडक्ट का जो निर्यात था वो कम हो गया। तो ये सारी चीजें समस्याएं फेस करनी पड़ी। इसका वैश्विक असर ये देखा जा सकता है कि भारत के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और शक्तिशाली कंट्रीज हैं वह श्रीलंका में आंतरिक दखल देने लगते हैं, जिससे भारत की जो सुरक्षा है, भारत का जो इंटरनल सिक्योरिटी है, भारत की जो वैश्विक स्थिति है वह कमजोर होती है। क्योंकि अगर यहाँ पर वैश्विक देश यहाँ पे आ जाएंगे तो वह भारत के लिए एक समस्या की बात होगी। खासकर चाइना अपना दखल यहाँ पर दे रहा है पिछले कई सालों से, तो चाइना की उपस्थिति भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो इस सारे एंगल पर हम चर्चा करते हुए अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा, मतलब भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है श्रीलंका, हम इन सब सारी चीजों को कवर करते हुए अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं और अपने एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं श्रीलंका में आर्थिक संकट का पूरे विश्व पर प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट ऐसे हमारा है पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जाति के सामने संकट। चूंकि ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, क्या कहें क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है,
क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है, सारा विश्व इससे प्रभावित है। सो पिघलते ग्लेशियर में क्लाइमेट चेंज की भूमिका जो है वह महत्वपूर्ण है, और यह पिघलता ग्लेशियर किस प्रकार से मानव जाति के संकट को दर्शाता है, इस पे है। अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपका ऐसे जो है वह काफी कंक्लूड होगा, काफी अच्छा आंसर आप लिख पाएंगे। तो जो टॉपिक आप कवर करते हैं उसमें मेन पॉइंट आपको आपका बैकग्राउंड होता है। आप अपनी शुरुआत क्लाइमेट चेंज से कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को मेंशन कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार, आईपीसीसी की रिपोर्ट है, अगर आप किसी संस्था, खास करके वैश्विक संस्था, जो अगर उसका उस रिपोर्ट को अगर आप मेंशन करते हैं तो आपका आंसर जो है वो काफी कंक्लूड होगा। सो आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है उसमें 22वीं सदी की जो स्टार्टिंग है उसमें ये अनुमान लगाया गया है कि जो आइलैंड कंट्रीज होंगे, जो आइलैंड कंट्रीज होंगे उनका जो समुद्री स्तर है वह 2 मीटर, समुद्री स्तर जो है वह 2.1 मीटर बढ़ जाएगा। तो विश्व के कई ऐसे आइलैंड देश हैं जो डूबने की कगार पे शामिल होंगे, डूबने की स्थिति में आ जाएंगे। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि क्वेश्चन का सेंटर पॉइंट ग्लेशियर है तो आपको ग्लेशियर की इंपॉर्टेंस को भी समझाना है। ग्लेशियर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, जैसे ग्लेशियर जहाँ पे होता है वहाँ पे शोध संस्थान की भूमिका ज्यादा होती है, रिसर्च वहाँ पे ज्यादा होते हैं, शोध और रिसर्च। क्योंकि वह मानवीय बस्ती से काफी आइसोलेटेड होता है, इसलिए वहां पर मानव बस्ती का नुकसान उस रूप में नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर जो क्लाइमेट जोन है उस पर प्रभाव पड़ता है। और लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट चेंज जो होता है वह मानव जाति को काफी प्रभावित करता है। इसमें आप वर्तमान समय में जो बैठकें हुई हैं, चाहे वह आपका डब्ल्यूटीओ का बैठक हो, आईएमएफ की बैठक हो, आईपीसीसी का रिपोर्ट हो, इन सारे रिपोर्ट को अगर आप मेंशन करते हो तो आप एक अच्छे आंसर को प्रेजेंट कर पाते हो। संकट के साथ साथ आपको समस्याओं के साथ साथ इसका सोल्यूशन भी देना पड़ेगा कि किस प्रकार से हाल ही में बैठकें हुई जहां पर कार्बन को डिक्रीज करने की बात की गई है। जो हमारे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एक निश्चित समय तक उसमें स्थिरता पा लेने की बात की गई है। और साथ ही जितने भी एक्शंस लिए जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, आप सभी पॉइंट को मेंशन करते हुए अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूजन में आप ग्लेशियर की जो समस्याएं, पिघलते ग्लेशियर जो हैं उसकी बातों को आप लिख सकते हो, किस प्रकार से यह प्रभाव डालेंगे। और एक छोटा बदलाव भी मानव अस्तित्व के लिए खतरा दिखाई देता है, खासकर जब वो क्लाइमेट चेंज को लेकर होता है। तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन सी का दूसरा ऐसे पिघलते ग्लेशियर का मनुष्य जाति के सामने संकट पर हमने चर्चा की। फाइनली लास्ट हमारा जो ऐसे पूछा गया है वह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। यह ऐसे अपने आप में पूरी तरह फैक्चुअल है। अगर आप इसके प्रोविजन को नहीं जानते हैं तो फिर आपको अटेम्प्ट करना भारी पड़ सकता है। तो इस ऐसे के लिए आपके पास एक स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि अगर आप इसके फैक्चुअल पॉइंट को जाने, क्योंकि आपको फैक्चुअल फैक्चुअल ऐसे में फैक्चुअल ऐसे में सबसे बड़ी जो संभावना होती है वह आपके नॉलेज टेस्टिंग की होती है। क्योंकि फैक्चुअल में ऐसे में फैक्चुअल टॉपिक में आपको फैक्ट के साथ डील करना होता है। इसीलिए जो प्रधानमंत्री आय संरक्षण
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना है, वह ऐसे आपको डील करने के लिए पूरी तरह से आपको फैक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि उसके प्रोविजन क्या है, किस किस सेक्शन के लिए ये बनाया गया है, इसका कवर रेशो क्या है, और एट द एंड कि जब इसमें कवर किया जाएगा तो उसके उसके प्रोविजन क्या है कि कितने जो अन्न की उपलब्धता है किस रूप में की जाएगी। तो ये सारे पॉइंट को आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर एक विस्तृत पॉपुलेशन तक इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, विस्तृत जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जो खाद्यान्न की आपूर्ति होगी वह किस रूप में होगी। इन सारे प्रोविजन पे आपका जो पॉइंट है वो तैयार होना चाहिए, तब जाके आप कहीं पर एक अच्छा इसे लिख पाओगे। सो लास्ट जो पॉइंट लास्ट जो ऐसे था प्रधानमंत्री आय अन्नदाता आय संरक्षण योजना, यह काफी फैक्चुअल टॉपिक था, इस पे आपको एक अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। सो इस प्रकार से हमने चर्चा की यूपीपीसीएस में आए ऐसे पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए एक नया कंटेंट ला पाते हैं। तो थैंक यू सो मच।